और देखिए गया से बड़ी खबर है, जहां एयरटेल कार्यालय में लूट हुई है। 14 लाख रुपए की लूट हुई है। एक कर्मचारी को गोली मार दी गई है। विरोध करने पर गोली मारी गई है। पुलिस ने अपराधियों को पीछा कर डोभी में 2 अपराधियों को पकड़ा है। लूटे गए 10 लाख रुपए भी बरामद पुलिस ने किए हैं। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नया बाजार के पास की घटना सामने आई है। तो एयरटेल कार्यालय में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 14 लाख रुपए की लूट यहां से होती है, लेकिन पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, 2 अपराधियों को पकड़ा और लूटे गए 10 लाख बरामद भी किए गए हैं। एलन लिली हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। एलन, किस तरीके से इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? देखिए, गया में अपराधियों का हौसला जो है काफी बुलंद हो गया है और यही वजह है कि लगातार जो है अपराधी जो है गया में सक्रिय हो गए हैं। इससे ठीक 4 दिन पहले भी जो है इसके ठीक शेरघाटी क्षेत्र में ही एक सीएसपी संचालक से लूट हुई थी। हालांकि उसमें 2 अपराधी को भी कैद के साथ बरामद कर लिया गया था। और इससे पहले भी जो शेरघाटी कोर्ट में ही अपराधी जो है दिन दहाड़े जो है कोर्ट में घुस करके अपराधी जो है दिन दहाड़े गोलीबारी घटना अंजाम दिया गया था। और एक बार फिर जो है वो बड़ी घटना को अंजाम देते हुए बाइक सवार 3 अपराधी जो है एयरटेल कार्यालय में घुस करके वो 14 लाख रुपए नगद जो है वो लूट लिए गए थे। और जब इसका विरोध किया गया, वहां के जो मैनेजर है बिहू कुमार, जिसका विरोध किया गया, तो उसे भी पेट में गोली मार दिया गया। फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है, उसे इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण जो है अपराधियों को पीछा किया गया और डोभी के पास से जो दो अपराधी है उसे जो 14 लाख रुपए लूटे गए थे वो भी बरामद किया गया है। और साथ में 2 अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अपराधी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन एक तरह से जरूर कह सकते हैं कि इस तरह जो बार बार जो घटनाएं हो रही है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया एलन इस अपडेट के लिए आपका। बीजेपी मिशन 2025 में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जारी है और बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और बैठक में बीजेपी बिहार विधानसभा उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन करने बैठी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में यह बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उनके साथ कई मंत्री और नेता मौजूद हैं। 4 सीट पर उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो रही है। 2 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए और अधिक से अधिक सीट लाने को लेकर भी चर्चा हुई है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव होना है। तरारी और रामगढ़ से बीजेपी, बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हम के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। हमारे नए अध्यक्ष हैं संगठन के। जब भी नए अध्यक्ष जब भी आते हैं तो औपचारिक रूप से उनको नमस्कार प्रणाम करना, उनको ताकत मिले और एक आपस में विचारों का तो आदान प्रदान रहता ही है। एक माने सीधे मैन टू मैन आदान प्रदान। बैठक का कोई बहुत मूल आधार नहीं है और बीजेपी में तो बैठकें होते रहती है। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है तो संगठन की तो हमेशा बैठकें होते रहती है। कभी कोई बैठक में इसको हमें नहीं लगता है कभी टाला जा सकता है। बैठक हमेशा चलते रहती है। हम हर माने किसी भी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसके पहले हमारी बैठक होती है, हमारी सामूहिक निर्णय होती है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बीजेपी की ये बैठक इतनी आसान नहीं हो सकती क्योंकि जो भी नेता इसके अंदर प्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्री स्तर के अधिकारी जो मंत्री हैं सभी लोग इसमें बैठ रहे हैं, इस बैठक को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक इमेज सामने जा रहा है खासकर कार्यकर्ताओं के सामने, तो क्या एक प्रेशर की तरह है या फिर रूटीन तो इसे नहीं माना जा सकता? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद यह एक पहली बैठक है और खास तौर पर सामने 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। तो और कुल मिलाकर के यदि हम चीजों को देखें तो सबसे पहला मुद्दा इसमें उपचुनाव है, क्योंकि उपचुनाव एक कहीं न कहीं जिस तरीके से है और खास करके जो बिहार में लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसके बाद अभी इस उपचुनाव पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर है। और चूंकि ये सिटिंग सीटें हैं, 3 सीटें इसमें एनडीए की, तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग इनकी चाहत है बीजेपी की कि हम तमाम सीटों पर, एनडीए की तमाम सीटों पर हम लोग चुनाव जीते और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन दूसरी ओर जो बातें आपने कही वो बिल्कुल सही है कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उन्हें भी
अब साधने की जरूरत है, उन्हें भी अब साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और इसका खामियाजा भी कहीं न कहीं लोगों ने लोकसभा चुनाव में भुगता है कि किस तरीके से जो जमीनी कार्यकर्ताओं की जब उपेक्षा होती है तब क्या रिजल्ट आता है। और अब जो आज कोर कमेटी की बैठक है, उपचुनाव के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, संगठन से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उनके काम करने का तरीका नया होगा, संगठन में कुछ फेरबदल होने की संभावना है। तो ऐसे परिस्थितियों में इन तमाम चीजों के साथ इस वक्त कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कार्यालय में जारी है, जिसमें सभी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के जो महामंत्री हैं, बिहार प्रभारी हैं, और नित्यानंद राय की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, मंगल पांडे, प्रेम कुमार सिंह, जो जितने तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर नालंदा के हरनौत पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के 493.64 लाख की लागत से नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। ये पुल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत द्वारिका बिघा में बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार आज नवादा के ककूलत पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ककूलत जलप्रपात के नवनिर्माण का उद्घाटन किया। ककूलत जलप्रपात उद्घाटन के बाद अब फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगेगा। 2 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककूलत का जायजा लिया था और उस दौरान उन्होंने ककूलत को नए सिरे से बनाए जाने का वादा किया और आज सीएम नीतीश जलप्रपात के नवनिर्माण का उद्घाटन उन्होंने किया। अब यहां पर्यटकों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ककूलत को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। ककूलत को बिहार का कश्मीर मानते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के कारण यहां गर्मी के मौसम में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और करीब 160 फीट की ऊंचाई से पानी यहां गिरता है। ककूलत जलप्रपात पाताल गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ककूलत को नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। जी सर 2 साल पहले बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से बड़ी अपील की है। देश के लोगों से अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील गृह मंत्री ने की है। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील उन्होंने की है। एक्स पर पोस्ट किया और कहा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। ईडी रेड की आशंका को लेकर राहुल गांधी के पोस्ट पर सियासत जारी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके घर ईडी की रेड हो सकती है, छापेमारी की प्लानिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से जातीय गणना, बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई। 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री से 9वीं अनुसूची में डालने की आग्रह किया। एनडीए सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी प्रयास नहीं हुए। नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे। पिछड़े, अति पिछड़े, SC/ST के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डालकर देश में जातीय गणना करवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। तेजस्वी के पोस्ट पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपना बयान देने के लिए स्वतंत्र हैं। विपक्ष के नेता की भाषा गरिमापूर्ण और संयमित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो। तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी भाषा संयत और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये 9वीं सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बने। SC/ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे बनाने और क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत थम नहीं रही है।
चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें जरूर बदलाव होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है सर, उन्होंने नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे सहमत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी नहीं है। SC/ST रिजर्वेशन में कोटे के फैसले का चिराग पासवान ने विरोध किया। चिराग के बयान का आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। मनोज झा ने मांग की है कि सरकार विधेयक लाकर इसे प्रोटेस्ट करे या फिर अध्यादेश लाए। उच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं चूक हुई इस पूरी परिपाटी को समझने में, और मुझे बेहद खुशी है कि चिराग जी ने बोला, लेकिन ये खुशी तब और होती क्योंकि आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, आप कैबिनेट मंत्री हैं। और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जो माहौल है, ये 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति को न्योता दे रही है सरकार। कोई रिएक्शन नहीं है सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर। कल तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे दल का पक्ष स्पष्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से सरकार या तो इस सत्र में विधेयक लाए और प्रोटेक्ट करे, या अगर सत्र के बिजनेस इजाजत नहीं देते हैं तो अध्यादेश ला करके इसको सुनिश्चित किया जाए। खबर रांची से, जहां विशेष शाखा के दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रांची के काके रिंग रोड में दारोगा अनुपम कुमार कश्यप का शव मिला है। दारोगा की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों गुमला में भी पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब रांची में दारोगा की हत्या से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हत्या के बाद अधिकारी एक्शन मोड में है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिसमें कई DSP और थानेदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम में 10 थानेदारों को रखा गया है। स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप, उनकी हत्या जो है हुई है। ये हत्या गोली मारकर हुई है और ये जो है अपने दोस्तों के साथ, एक उनका कलीग था, वो कलीग पवन नाम का है, पवन, और पवन के 8 दोस्तों के साथ ये एक अन्य होटल में खाना खाने गए थे रात में डिनर करने के बाद उनको पवन के ही घर आना था, लेकिन वो उस दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में गए, तो उसी दिशा में उनकी हत्या हुई है। रांची में दारोगा की हत्या के बाद DGP एक्शन मोड में हैं और आज पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में उन्होंने अहम बैठक की और इस दौरान रांची में बढ़ते क्राइम ग्राफ और पुलिस से जुड़ी शिकायतों को लेकर चर्चाएं हुई। आपको बताएंगे, इससे पहले DGP अनुराग गुप्ता रिम्स भी पहुंचे थे, जहां दारोगा का पोस्टमार्टम किया जाना, और ऐसे में रिम्स से लौटकर DGP ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है पता लगाएंगे। हमारा अपना छोटा भाई और उसमें जो भी लोग लिप्त है संलिप्त है उनको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले 48 घंटे की बारिश ने राजधानी रांची के पंडरा इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। NH पर पंडरा नदी का पानी तेजी से बह रहा है। सड़क के किनारे दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन के वोट में आते हैं, मांगते हैं इलेक्शन में कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज से नई समस्या है, ये 5 साल से समस्या है हम सबको। हर समय ऐसी होता है कि हमेशा बन जाएगा इस जगह। ये पंडरा जाने का रास्ता एक ही रास्ता है। हम सबको कितना तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है जो हम ही सब जान रहे हैं। नाली को उठा रहे हैं और इसमें पानी बढ़े, कम से कम कुछ पानी निकले, इसीलिए कर रहे हैं काम। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। काली मंदिर जाने के रास्ते में भी पानी है और आपको बताएं कि मंदिर न्यास समिति लगातार माइकिंग कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने और सेल्फी लेने से मना किया है। 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से जलस्तर काफ़ी बढ़ चुकी है और मां के मुख्य मंदिर के सीढ़ी तक जलस्तर पहुंच चुका है। इसीलिए जो पहले से भी हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था रहा है, चूँकि आज पानी जो आई है ये नई बात नहीं है। हमेशा माँ के चरण पखारने के लिए दामोदर और भैरवी के रुद्र रूप हर बरसात में कभी न कभी देखने को मिलती है। गढ़वा से भी बारिश के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद रंका रमकंडा मुख्य सड़क में मस्जिद टोला के पास बना पुल का डायवर्सन बह गया, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई।
वहीं डायवर्सन बह जाने से बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। इस बीच रमकंडा रक्सी मुख्य पथ पर बड़की नदी में बाढ़ आ गई। अचानक नदी के बाढ़ आ जाने के कारण अपने घर कसमार लौट रहे दिलावर सिंह की बाइक बाढ़ के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान दिलावर सिंह ने किसी तरह बाढ़ की पानी से निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में उनकी बाइक को भी बाहर निकाला गया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से भंडरिया इलाका भी जलमग्न हो गया है। बोकारो में हो रही लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम का गेट खोल दिया गया है। कल डैम के 8 गेट खोले गए थे और आज 4 गेट खोले गए हैं। दामोदर नदी उफान पर है और 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बोकारो के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम का जलस्तर 583 फीट हो चुका है, जिसके कारण 4 गेट को खोला गया है और जरूरत पड़ने पर 4 गेट को थोड़ा और खोला जा सकता है। 4 गेट हम लोग खोला हुआ है, गेट नंबर 2, 3, 5, 6 और वाटर लेवल काफी बढ़ गया हमारे डैम का। 858 पार कर गया, 858 फीट। और इनफ्लो के जो CWC के अनुसार बताया जा रहा है कि इनफ्लो भी काफ़ी बढ़ते आ रहा है, इसलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए 2, 3 और 5, 6 गेट नंबर को खोल दिया। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 4 गेट खोला है और ट्रेंड जो दिख रहा है वो अराउंड क्या कहते हैं 1.5 से 2 फीट पर घंटे के हिसाब से वाटर लेवल हमारा बढ़ रहा है। सीतामढ़ी में बांके नदी पर बना आरसीसी पुल अचानक गिर गया। ये पुल सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के इंदरवा गांव के पास बांके नदी पर बना था। पुल दलकावा जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ रहा था। बताया जा रहा है कि कई साल से पुल क्षतिग्रस्त था। पुल का पिलर कमजोर था, जिसके कारण पुल धड़ाम से गिर गया। बाढ़ के हाथीदह में उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु पर आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक परिचालन बंद रहेगा। किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। राजेंद्र सेतु की मरम्मती का काम जारी है। पुल पर पिछले कई महीनों से वन वे परिचालन है और पुल की ढलाई का काम जारी है। आज स्पेन नंबर 4 में 123 मीटर तक ढलाई होनी है और ऐसे में पुल को सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज रात्रि में ढलाई का कार्य होगा। आज दिनांक 3/8/24 को स्पेन नंबर 4 में ढलाई कार्य हेतु राजेंद्र सेतु पर आवागमन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 6 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। आपको बताएं कि सिरसी से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अभी तक पैदल करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए 30 यात्रियों को निकाला गया। आपको यह भी जानकारी दें कि अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है और करीब 7000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। केदार घाटी में आपदा के बाद हालात कैसे हैं, इसके लिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। 12 जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने के बाद कैसे हालात हैं। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है। खड़ी चढ़ाई में मुश्किल हालात के बीच लोगों को निकाला जा रहा है, तो कहीं पर मलबा थमने का इंतजार है। रामबड़ा, लिंचोली, भीमबली, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह पर बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। ये 12 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि बेहद ज्यादा डरावनी नजर आती है। जहानाबाद के एरकी ग्रिड में अचानक आग लगने से पूरे शहर के साथ कई प्रखंड में बिजली ठप हो गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। आग लगने से पावर ग्रिड में अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन समस्या पर नजर बनाए हुए। प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही जल्द ही बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। पटना से आए इंजीनियर की टीम जुटी है। रविवार सुबह तक बिजली बहाल होने की संभावना है। पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। मखाना महोत्सव का उद्घाटन बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। पूरे बिहार से मखाना उत्पादन करने वाले किसान ज्ञान भवन में इस महोत्सव में आए हुए हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो हमारा उद्देश्य है आज के मखाना महोत्सव का कि मखाना उत्पादन करने वाले किसान और आगे बढ़ें,
इस खेती के प्रति और उनकी रुचि जागरूकता बढ़े। आज 25,000 किसान हैं, 50,000 किसान इससे जुड़े, 35,000 हेक्टेयर में आज इसका खेती हो रहा है। ये क्षेत्रफल भी और बढ़े, इसके लिए कृषि विभाग भी किसानों को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।